हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? बीएससी सेकेंड ईयर के बच्चों का भगवती पीजी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो थर्ड पेपर में जो टॉपिक चल रहा है वो यूनिट नंबर 5 के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमारा चल रहा है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जो हम सेकंड पार्ट के अंदर जो यूनिट नंबर 5 में वो हम पढ़ रहे हैं विद्युत रासायनिक सेल। वास्तव में सेल के अंदर हमने आपको प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेलों के बारे में बताया था, और एक प्रारूपिक गैल्वेनीय सेल, प्रारूपिक गैल्वेनीय सेल, प्रारूपिक गैल्वेनीय सेल की संरचना के बारे में बताया। हमने कहा भाई हमेशा जो एनोड पर जो होता है वो ऑक्सीकरण होता है, और कैथोड पर जो होता है वो हमेशा आपका जो होता है वो अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। इसका डायग्राम भी हमने आपको बनाया था, इसकी रिएक्शन भी हमने आपको बताई थी कि Zn रिएक्शन Zn+2 आपका Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन Cu, तो इस प्रकार से आपका Zn की क्रिया एनोड पर हो रही है, कैथोड की क्रिया कॉपर पर हो रही है। इस प्रकार के नेट समीकरण हमने प्राप्त किया था। इसके बाद में हमने आपको इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया था। दूसरे पॉइंट में आपको हमने जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोड विभव बताया, जिसके अंदर आपको 3 कंडीशनें बताई थी। आपको मान लो किसी धातु की छड़ को किसी विद्युत अपघट विलयन के अंदर 3 प्रकार की स्थितियां बनती हैं। पहली स्थिति में किसी प्रकार का विद्युत अपघटन नहीं होता है, दूसरी में होता है, तीसरी में होता है जहां ऑक्सीकरण और अपचयन होता है। तीसरा जो है हमने इसका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, ये हमने मानक SHE, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट टिप्पणी आती है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पर, यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 298 केल्विन ताप पर, एक वायुमंडलीय दाब पर यदि शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए तो वह आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। इस प्रकार से यह आपको पढ़ाया था। इसके बाद में जो हमने जो आपको टॉपिक मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के बाद में, यानी इस मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव के द्वारा हम किसी भी एकल धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे Zn जिंक धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान हमने ज्ञात किया था पूर्व के वीडियो में। वो आपका जो आया था -0.76 वोल्ट आपका आया था। इसी प्रकार से हमने कॉपर धातु का Cu का कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान, इलेक्ट्रोड विभव का मान जो था वो था 0.34+। ये हमने पूर्व के वीडियो में कॉपर का और जिंक धातु के इलेक्ट्रोड विभव के मान ज्ञात किए थे। इसके बाद में हमने आपको जो टॉपिक पढ़ाया था वो पढ़ाया था विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये देखिए, विभिन्न तत्वों को एक मानक अपचयन विभव के मान के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो एक श्रेणी बन जाती है, उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इलेक्ट्रो यानी आपका ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपका E का मतलब इलेक्ट्रो, C का मतलब केमिकल, S का मतलब सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी का निर्माण हो जाता है। और जिसके अनुप्रयोग देखिए, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग जो हम पढ़ के आए हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहला,
विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग में है। पहला है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण व अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाना। दूसरा जो है हमारा वो है धात्विक व अधात्विक प्रवृत्ति। तीसरा जो है वो है हमारा धात्विक व अधात्विक क्रियाशीलता, अधात्विक क्रियाशीलता। चौथा जो है हमारा वो है H2 गैस मुक्त करना, हाइड्रोजन गैस मुक्त करना। पांचवा जो है वो है धातु का विस्थापन, अपन ने धातु का विस्थापन ये पढ़ के आए थे। छठा जो हमने पढ़ा था धातु के विस्थापन के बाद में जो हमने नेक्स्ट जो है आपका वो है धातु के विस्थापन के बाद में छठा जो पॉइंट था वो था आपका रेडॉक्स अभिक्रिया की, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया की संपन्न होने का पता लगाना, रेडॉक्स अभिक्रिया की संपन्न होने का पता लगाना। सातवां है आपके एनोड, एनोड व कैथोड का, कैथोड का पता लगाना। और आठवां है संक्षारण, संक्षारण का पता लगाना, यानी कि जंग लगने, संक्षारण का पता लगाना। देखिए स्टूडेंट्स इस प्रकार से ये हम जो है पूर्व के वीडियो में आपको हम पढ़ा चुके हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम जो है पूर्व के वीडियो में प्रारंभिक गैल्वेनिक सेल की संरचना पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ चुके हैं, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव पढ़ चुके हैं, जिंक धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान, कॉपर धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान, विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुप्रयोग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने आपको ऑक्सीकरण अपचायक प्रवृत्ति का पता लगाने में, धात्विक अधात्विक प्रवृत्ति का पता लगाने में, धात्विक व अधात्विक क्रियाशीलता, हाइड्रोजन गैस मुक्त करना, धातु का विस्थापन, रेडॉक्स अभिक्रिया की संपन्न होने का पता लगाना, एनोड व कैथोड का पता लगाने में, संक्षारण मतलब जंग लगने का पता लगाने में, धातुओं में संक्षारण का पता लगाने में किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स ये हम जो है पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, और हमने आपको ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो है आपको बिल्कुल बनाई थी, और इसमें नीचे से ऊपर की ओर हम जाते हैं तो हमारी सीधी सी बात है ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति बढ़ती है। ऑक्सीकृत मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो सीधी सी बात है अपचायक गुण की प्रबलता बढ़ती है। लेकिन जैसे हम नीचे जाते हैं, जैसे आपका लिथियम सबसे प्रबलतम अपचायक है, जिसका मान हमने आपको बताया था, लिथियम एक प्रबलतम अपचायक है जिसका मान है 3.05 ऋणात्मक होता है। जैसे हम नीचे जाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ती है, अतः अपचायित होने की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो ऑक्सीकारक की प्रबलता बढ़ेगी। जैसे फ्लोरीन हमने आपको एग्जांपल के रूप में भी वो बताया था 2.87, ये आपका मानों सहित हमने आपको ये पूरे टॉपिक आपको पढ़ाए थे बिल्कुल। तो देखिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को हम पूर्व के वीडियो में आपको पढ़ा चुके हैं, फिर भी आपको कहीं ऐसा डाउट लगता है तो आप हमसे फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब देखिए हम जो इस विद्युत रासायनिक सेल के अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो देखिए आप नेसर्ट समीकरण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए हमेशा जो हम हैं वो वास्तव में रासायनिक जो विद्युत रासायनिक सेल के अंदर
हम सेल की जो क्रिया होती है, यानी सेल जो आरेख है, सेल आरेख, यानी सेल आरेख को हमेशा हम देखिए, सेल आरेख हमेशा ये एनोड है आपका, सेल आरेख के अंदर ये आपका एनोड है और ये आपका साल्ट ब्रिज है और ये आपका कैथोड है और ये दो डंडे जो हैं ये आपके लवण सेतु है। हमेशा इस प्रकार से हम व्यक्त करते हैं। अब देखिए लवण सेतु, ये सेल आरेख है। इसके बाद में हम देखिए नेसर्ट समीकरण हम पढ़ रहे हैं। नेसर्ट समीकरण वास्तव में क्या है? नेसर्ट समीकरण देखिए आपका ये लीजिए, नेसर्ट समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल विभव पर, यानी कि सेल विभव पर, सेल विभव पर सांद्रता, सेल विभव पर सांद्रता एवं ताप, सांद्रता एवं ताप के प्रभाव को, ताप के प्रभाव को नेसर्ट समीकरण की सहायता से, ताप के प्रभाव को नेसर्ट समीकरण की सहायता से समझाया जा सकता है। नेसर्ट समीकरण की सहायता से समझाया जा सकता है, समीकरण सहायता से समझाया जा सकता है। एक सामान्य गैल्वेनीय सेल के लिए इसे निम्न प्रकार दर्शाते हैं, सेल के लिए निम्न प्रकार दर्शाते हैं। तो देखिए निम्न प्रकार दर्शाते हैं, ये देखिए आपका Zn अर्ध सेल अभिक्रिया, Zn+2 साल्ट ब्रिज आपका ये रहा, Cu+2 और अर्ध सेल अभिक्रिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमेशा एनोड पर होती है जहां ऑक्सीकरण होता है, ये अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल, ये भी आपका एक डंडा जो है वो अर्ध सेल को व्यक्त करता है और ये हमेशा आपका लवण सेतु को व्यक्त करता है, लवण सेतु को व्यक्त करता है। इस प्रकार से देखिए हमने रिएक्शन जो पढ़ी थी, Zn और Zn+2, आपका 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिए और ये Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए, ये आपका हो गया Cu। अब देखिए नेक्स्ट समीकरण 2 से 2 कट गया, संपूर्ण सेल समीकरण जो है संपूर्ण सेल अभिक्रिया, संपूर्ण सेल अभिक्रिया आपकी हो गई Zn Cu+2 रिएक्शन Zn+2 और Cu, ये आपका क्रियाकारक और ये आपका उत्पाद। तो इस प्रकार से देखिए स्टूडेंट्स को, ये हम पूर्व में भी पढ़ चुके हैं। इस प्रकार से इस अभिक्रिया को हम जो है पूर्व में भी पढ़ चुके हैं, जो कि संपूर्ण सेल अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। अब देखिए, अब हम नेसर्ट समीकरण ज्ञात कर रहे हैं। सेल में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। सेल में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को निम्न प्रकार दर्शाते हैं। तो देखिए निम्न प्रकार आपका हो गया डेल्टा जी बराबर आपका क्या हो गया,
डेल्टा जी 0 प्लस आपका क्या हो गया आर टी, ये आपका आर टी एल एन, ये आर टी एल एन आपका, और उत्पाद बटे क्रिया का है। उत्पाद आपका ये रहा जेड एन प्लस 2 का सक्रिय द्रव्यमान और सी यू प्लस का सक्रिय द्रव्यमान बटे क्रियाकारक जेड एन का सक्रिय द्रव्यमान और सी यू प्लस 2 का सक्रिय द्रव्यमान। इस प्रकार से अब देखिए आपका, लेकिन मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का जो मान है, लेकिन मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान, देखिए आपका डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई 0 ई सेल हो गया आपका। दूसरा डेल्टा जी जो है मानक, वो माइनस एन एफ ई 0 आपका ई सेल, ये रहे। तो लेकिन मुक्त ऊर्जा परिवर्तन के मान अपन ये, अब इन मानों को हम समीकरण इसके अंदर रख देते हैं, समीकरण 1 के अंदर रखने पर, तो देखिए जब हम समीकरण 1 के अंदर रखते हैं तो आपका ये हो जाता है, ये देखिए ये हो गया आपका, इस डेल्टा जी की जगह हमने रख दिया माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस आपका एन एफ ई 0 यह आपका सेल हो गया आपका। अब इसके बाद में ये आपका देखिए प्लस ये रहा आर टी एल एन और आपका जेड एन प्लस 2 का सक्रिय द्रव्यमान और सी यू का सक्रिय द्रव्यमान बटे जेड एन का सक्रिय द्रव्यमान और सी यू प्लस 2 का सक्रिय द्रव्यमान। यानी दोनों तरफ समीकरण में दोनों तरफ, यानी दोनों तरफ जो है आपके n माइनस एफ का भाग देने पर, दोनों तरफ n एफ का भाग देने पर, तो देखिए ये आपका हो गया माइनस एन एफ ई सेल बटे माइनस एन एफ बराबर माइनस एन एफ आपका ई 0 सेल बटे माइनस एन एफ प्लस आपका आर टी, ये एल एन और ये माइनस एन एफ का भाग देने पर, और ये हो गया आपका जेड एन प्लस 2 का सक्रिय द्रव्यमान और सी यू प्लस का सक्रिय द्रव्यमान और जेड एन और सी यू प्लस 2 का सक्रिय द्रव्यमान। अब देखिए ये आपका प्लस हो गया, मैंने तो एन एफ से एन एफ ये कट गया आपका, ये एन एफ से एन एफ कट गया। अब आपका बचा क्या, ई आपका सेल बराबर ई 0 सेल माइनस आर टी, और ये आपका एल एन बटे एन ए, और ये देखिए ये आपका ये रहा आपका एल एन और ये आपका जेड एम प्लस 2 का सक्रिय द्रव्यमान, सी यू का सक्रिय द्रव्यमान और जेड एम का सक्रिय द्रव्यमान और सी यू प्लस 2 का सक्रिय द्रव्यमान। अब देखिए इसकी वजह से हम यहाँ पर जो है सी यू और जेड एम बराबर 1 हो, तो सी यू और जेड एम बराबर 1 हो, तो यदि मान लीजिए हम एल एन यानी लॉग 10 मान लीजिए या लॉग बेस ई का मान आपका 2.303 है, और ये देखिए आपका जेड एन सक्रिय द्रव्यमान बराबर सी यू का सक्रिय द्रव्यमान बराबर 1 हो, तो ये हमने मान रख दिया। तो ये आपका मान रखने पर, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, मान रखने पर ई
सेल बराबर आपका E0 सेल माइनस आपका क्या हो गया RT बटे N, ये हो गया -2.303 RT बटे NF लॉग, और ये हो गया आपका Zm+2 और ये हो गया आपका Cu+2। ये तो अपन ने एक मान लिया था, Zm बराबर Cu बराबर 1 हो तो आपका देखिए। इसके बाद में यदि मान लीजिए आपका यहां पर एक 1 फेराडे बराबर, यदि फेराडे बराबर 96,500 कूलाम है, मान लीजिए आपका T का मान है 25 डिग्री सेल्सियस या केल्विन में 298 केल्विन, और यदि मान लीजिए आपका R का मान है 8.34 आपका जूल है, ये मान हम यदि समीकरण के अंदर रख देते हैं, ये मान हम इस समीकरण के अंदर यदि रख देते हैं तो देखिए आपका ये मान हम समीकरण के अंदर रख देते हैं तो ये मान जो आपका वो है आपका, देखिए नेसर्ट समीकरण हम पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका समीकरण है, ये हर बार यूनिवर्सिटी के अंदर ये प्रश्न आता रहता है। नेसर्ट समीकरण देखिए, सेल विभव पर सांद्रता एवं ताप के प्रभाव को नेसर्ट समीकरण की सहायता से समझाया जा सकता है। एक सामान्य गैल्वेनियस सेल के लिए इसे हम निम्न प्रकार दर्शाते हैं, और सामान्य गैल्वेनियस सेल जो कि हम पूर्व के वीडियो में पढ़ चुके हैं, Zn अर्धशैल अभिक्रिया, Zn+2 लवण सेतु, Co+2 अर्धशैल अभिक्रिया Cu। तो देखिए Zn+2 इसमें 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, ऑक्सीजन अभिक्रिया हो रही है एनोड पर हो रही है आपकी, Cu+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, कॉपर एक कैथोड पर हो रही है, ये संपूर्ण शैल अभिक्रिया आ गई। संपूर्ण शैल अभिक्रिया में देखिए ये आपका समीकरण हो गया। इसके बाद में सेल में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को जो है हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से दर्शाते हैं, डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 RT ln एंटीलॉग Zn+2 यानी उत्पाद बटे ये आपका क्रियाकारक, उत्पाद आपका ये रहा और क्रियाकारक आपका ये रहा। लेकिन मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान जो है डेल्टा G बराबर NF E सेल होता है, डेल्टा G बराबर -NF E0 सेल होता है। इस प्रकार से ये हमने यहाँ रख दिया, फिर दोनों तरफ NF का भाग दिया तो ये आपका कट गया, ये आपका कट गया, ये प्लस की जगह माइनस आ गया आपका, ये रहा RT, ये रहा। यदि ln और या लॉग बेस 10 का मान 2.303 है, Zn+Cu बराबर 1 हो तो ये मान हमने यहाँ रख दिया। अब देखिए इसमें से अब हम इसको आगे और हल करते हैं, तो ये देखिए आपका हल करने पर देखिए हल करने पर ये मान जो रखने पर हमारा ये मान हमने रखे, ये देखिए यदि 1 फेराडे बराबर आपका 96,500 कूलाम है मान लीजिए, और आपका जो है टेम्परेचर जो है आपका वो है 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन था। आर जो गैस स्थिरांक का मान है 3.8.3314 आपका जूल है। उपयुक्त मान जो है हम इस समीकरण में रख रहे हैं, तो इस समीकरण में रखने पर आपका ई सेल बराबर आपका E0 आपका सेल और हल करने पर -0.0591 बटे आपका n, और ये जो आपका
लॉग आपका Zn प्लस 2 का सक्रिय द्रव्यमान बटे Cu+2 का सक्रिय द्रव्यमान, ये हमारा नेसर्ट समीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यही समीकरण आपका नेसर्ट समीकरण कहलाता है, नेसर्ट समीकरण कहलाता है। देखिए स्टूडेंट्स, ये समीकरण है आपका नेसर्ट समीकरण कहलाता है। तो फिर से हम नेसर्ट समीकरण के बारे में आपको बता देते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हर बार यूनिवर्सिटी की एग्जाम के अंदर ये आता है शॉर्ट टिप्पणी के रूप में, नेसर्ट समीकरण क्या है। देखो, सेल विभव पर सांद्रता एवं ताप के प्रभाव को नेसर्ट समीकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। यहाँ एक गैल्वेनियस सेल के लिए इसे निम्न प्रकार से हम दर्शाते हैं। गैल्वेनियस सेल में जैसे Zn अर्धसेल अभिक्रिया Zn+2, लवण सेतु आपका Cu+2 अर्धसेल अभिक्रिया Cu। हम इसको रिएक्शन के माध्यम से Zn रिएक्शन Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन आपका, फिर Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन और Cu 2 से 2 कट गया, नेट समीकरण आपका प्राप्त हो गया, जो कि हम पूर्व के वीडियो में आपको बता चुके हैं और अभी वर्तमान में हमने आपको बताया इस प्रकार से। तो एक सेल में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को हम निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। कैसे करते हैं? डेल्टा G बराबर डेल्टा G0 और आपका क्या हो गया प्लस RT/ln और उत्पाद बटे क्रियाकारक, जो हम पढ़ रहे हैं उत्पाद बटे क्रियाकारक। अब इसमें लेकिन मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान, जैसे डेल्टा G मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान माइनस आपका NF E सेल, आपका डेल्टा G0 जो मानक है मुक्त ऊर्जा, उसका मान आपका माइनस NF E0 सेल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये मान हमने रख दिए, ये मान रखने पर आपका ये समीकरण आ गया। फिर दोनों तरफ NF का भाग देने पर तो इससे NF से NF कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया आपका, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया। ये हमने रख दिया। ln बराबर log बेस 10 का मान 2.303 होता है, Zn और Cu बराबर 1 हो तो ये हमारा आ गया मान। अब हम करें 1 फैराडे बराबर कितना है 96,500 कूलम है, T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, ये 298 केल्विन ताप पर, और R गैस स्थिरांक का मान ये होता है। ये मान हमने सब यहाँ रख दिए, हल करने पर हमारा सीधा क्या आ गया, ये आ गया, आपको याद रखना है। तो यह समीकरण ही आपका नेसर्ट समीकरण कहलाता है, जिसके आधार पर सेल विभव पर सांद्रता एवं ताप का पता लगाया जा सकता है, सांद्रता एवं ताप का पता लगाया जा सकता है इस नेसर्ट समीकरण की सहायता से। फिर भी स्टूडेंट्स आप इसे देखिए, घर नोटबुक में करके देखें। यदि आपसे नहीं हो रहा है तो आप फोन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रकार से ये देखिए आपका नेसर्ट समीकरण। नेसर्ट समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूर्व के वीडियो से, यानी प्रारूपिक गैल्वेनियस सेल की संरचना में आनी चाहिए, जो पूर्व के वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। इलेक्ट्रोड विभव हम आपको पूर्व के वीडियो में बता चुके हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव हम पूर्व के वीडियो में, जहाँ कॉपर और आपका Zn का इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करना, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। विद्युत रासायनिक श्रेणी हम आपको पढ़ा चुके हैं, उसके अनुप्रयोग हम आपको पढ़ा चुके हैं, 8वां अनुप्रयोग हमने आपको पढ़ा है। और हमेशा नेसर्ट समीकरण, ये सेल आरेख जो हम व्यक्त करते हैं लवण सेतु, जहाँ कैथोड और एनोड की अभिक्रियाएं होती हैं, और इस प्रकार से हमने इसको संपूर्ण हल कर दिया बहुत ही विधिवत तरीके से। एक एक स्टेप आपको समझाइए, फिर भी आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप फोन के माध्यम से हमें जहां पर आपको समझ नहीं आया पूछ सकते हैं। इस नेसर्ट समीकरण की सहायता से ही हम आपको एक सवाल देंगे, किस प्रकार से हम उस सवाल के अंदर, उस सेल के अंदर हम इसको नेसर्ट समीकरण के अंदर व्यवस्थित करेंगे। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही बहुत। अगले वीडियो में हम आपको एक इससे जुड़ा हुआ सवाल कराएंगे। धन्यवाद।